पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एनारोब्स। व्हाट आर एनारोब्स, कितने टाइप्स के होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं एनारोब्स के, और किस तरीके से हम एनारोब्स को हमें क्यों कल्चर करना चाहिए, क्यों वो इतने इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आपको इन्फेक्शंस हो सकता है बिकॉज ऑफ एनारोब्स। तो एनारोब्स को आपके कोर्स में है मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स, कि हाउ यू विल परफॉर्म द कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स, कैसे कल्टीवेट करोगे। तो कल्टीवेशन करने के लिए आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक स्पेशल डिफरेंट जार्स होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनारोबिक कल्चर को, एनारोबिक इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। एनारोबिक इन्वायरमेंट अगर मेंटेन होगा तो आप एनारोब्स को कल्चर कर सकोगे। अगर आपके एरोब्स हैं और एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करना पड़ता है, पर अगर एनारोब्स हैं तो आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा, जिसमें आप जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप ग्रो करवाओगे वो एनारोबिक रहेंगे। ठीक है, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो। तो पिछली क्लास में भी आपने देखा था कि जो एनारोबिक्स होते हैं वो कैसे ग्रो होते हैं, वो डीप इनसाइड द ट्यूब। अगर आपका मीडियम या एनवायरनमेंट अगर एरोबिक है तो वो डीप इनसाइड, मतलब बहुत बॉटम ऑफ द ट्यूब ग्रो होते हैं, क्योंकि उनको एरोबिक रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए, कोई बताएगा व्हाई देयर इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन? मैम क्योंकि एनारोब है उनको, हाँ बोलो। क्योंकि वो एनारोब है मैम, उनको मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है वहाँ पर। हाँ, ऑक्सीजन अगर हो भी तो उनको क्या होता है, उनके अंदर क्या हो जाता है ऐसा? मैम शायद लाइसिस, वो शायद डेथ हो जाती है उनके लाइसिस के कारण। हाँ, टॉक्सिसिटी हो जाती, मतलब टॉक्सिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होने लगते हैं, फ्री रेडिकल्स जनरेट होने लगते हैं। आपको मालूम है, बिकॉज दे डू नॉट हैव कैटलेज और पेरोक्सिडेज इन देम। ठीक है, तो कैटलेज और पेरोक्सिडेज नहीं होते, जिसके कारण क्या होता है, उनके अंदर टॉक्सिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होने लगते हैं और जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए एनारोब्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है, अलग अलग टाइप के एनारोब्स होते हैं, आपको मालूम है। फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ग्रो हो जाते हैं और विदाउट ऑक्सीजन भी ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के एनारोब्स होते हैं, पर आपको अभी यहाँ पे क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ anaerobes. So today we will discuss about the method of cultivation of anaerobes. So there are different requirements for producing the environment for the anaerobes. Like we can produce a vacuum inside the container. We can displace the oxygen with the help of some gases. Absorption of oxygen can be takes place by the chemical or biological methods or by using reducing agents. So there are some methods by which we can produce the anaerobic environment inside the equipment or vessel. ठीक है, so this is battery plates where we can grow the anaerobes. This is anaerobic indicator, methylene blue you are seeing. Yeah, CO2, H2 is releasing out. Envelopes containing sodium bicarbonate and sodium borohydrate. Lid of oxygen ring gasket. Clamp with clamp screw. Palladium catalyst pellets. So there is a requirement of various types of indicators or substance to be placed inside this container, and we can produce the anaerobic environment inside this container. So one by one we will see the different types of anaerobic environment. This is a one type of arrangement. So Pseudomonas aeruginosa is a strict aerobes. Strict aerobes means they require only oxygen to grow. Enterococcus, they are facultative, grow aerobic as well as anaerobic. So here you can see the some colonies are there. And Bacteroides fragilis, they are strict anaerobes.
So there are different types of anaerobes or aerobic microorganisms. According to them, you have to produce in anaerobic or aerobic environment. So mostly the thioglycolate medium is used. Sodium thioglycolate medium is used to produce the reducing media. आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पर्सन है ये वर्क कर रहा है, ये लैमिनार या फ्लो कैबिनेट है, यहाँ पे वो वर्क कर रहा है। वर्क करते समय आप देख रहे हो यहाँ एयर लॉक है। एयर लॉक के कारण क्या हो रहा है कि जो भी ऑक्सीजन है वो अंदर, बाहर से अंदर नहीं आ पा रही है। यहाँ पे ग्लव्स के पोर्ट हैं, तो आप देख रहे हो कि ग्लव्स की हेल्प से ही, आप ग्लव्स भी पहना हुआ है जो पर्सन है, उसके हेल्प से ही वो अपना वर्क कर पा रहा है यहाँ पे। तो देयर इज अ स्ट्रिक्ट एनारोबिक इन्वायरमेंट। यहाँ पे कहीं से भी आपको कहीं लीक होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं कि कहीं से ऑक्सीजन इस चैम्बर के अंदर आ पा रहा हो। एवरीथिंग इज क्लोज्ड, ओके। और इनसाइड आप पहले ही काम करने से पहले आप सारे जितने भी इक्विपमेंट्स, जितने भी आपको वेसल्स, अपैरेटस, कुछ भी चाहिए, वो सारी चीजें आप पहले उसमें लैमिनार एयर फ्लो के अंदर आप लोग प्लेस कर देते हो। प्लेस करने के बाद जब भी आपको काम करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस कोड, ग्लव कोड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि अपना काम कर सकते हो। फरजाना बात नहीं करो। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑब्लिगेट एनारोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स मीन्स क्या होता है? ऑब्लिगेट एनारोब्स मीन्स स्ट्रिक्ट एनारोब्स can be cultured in a special reducing media such as sodium thioglycolate or in an anaerobic chamber and handled in anaerobic hoods. तो ये एक तरीके का जो एनारोबिक हुड है, मतलब लैमिनार एयर फ्लो जैसे ही एक एनारोबिक हुड है जिसमें आपका एयर लॉक सिस्टम है, ग्लव पोर्ट्स हैं जिसकी मदद से आप काम कर सकते हो और एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इस तरीके से डिफरेंट और भी मेथड्स हैं, जैसे कि displacement of oxygen with the help of some machines or different types of equipments। आप क्या कर सकते हो कि ऑक्सीजन को रिप्लेस कर सकते हो और उसकी जगह आप सम इनर्ट गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हीलियम हो गया, इन सब को रिप्लेस कर सकते हो। ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ सम inert gases like hydrogen, nitrogen, carbon dioxide and helium। इस तरीके से आप पैट्री प्लेट्स पहले आप कल्चर कर लोगे उन पैट्री प्लेट्स में, और इनको एनवायरनमेंट कैसा चाहिए ग्रो होने के लिए? एनारोबिक। तो एनारोबिक एनवायरनमेंट के लिए हम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सम इनर्ट गैसेस। और हम क्या कर सकते हैं कि एक कैंडल जार मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडल जार मेथड में क्या करते हैं कि हम कैंडल जला के रखते हैं पहले। कैंडल कब तक जलती है? जब तक कि ऑक्सीजन रहती है, और जैसे ही कैंडल बुझ जाएगी तो उसने सारे ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिए। फॉर बर्निंग इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। तो जैसे ही कैंडल बंद होगी तो इट मीन्स कि अब एनारोबिक इन्वायरमेंट वहां पे प्रोड्यूस हो चुका है। एक जार होगा बड़ा सा, जार के बीच में आप पैट्री प्लेट्स रखोगे, पैट्री प्लेट्स के ऊपर एक अरेंजमेंट रहेगा जिसमें कैंडल जलती हुई आपको दिखेगी। जैसे ही आप लिड लगाओगे उसका, जार का, तो जब तक कैंडल बंद जलेगी जब तक कि उसके अंदर ऑक्सीजन है। जैसे ही वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और डिफरेंट डेसिकेटर्स भी लगे रहते हैं जिससे कि अगर ऑक्सीजन है तो विद द हेल्प ऑफ डेसिकेटर्स ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। तो इस तरीके से डिफरेंट रिक्वायरमेंट को चीजें चाहिए पड़ती हैं एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो candle jar method is a one type of a method in which we place a candle inside on the patry plates, and until the candles burn, it's consume all the oxygen in the glass jar. Okay, so like that, anaerobic environment is produced inside the candle jar method. So this is a one type of a method. Another one is मैक्रोट्रॉलिस एंड फिज जार। ये एक तरीके का जार है जिसमें
हाइड्रोजन गैस इज पास्ड इन विद द हेल्प ऑफ सम फोर्स, हाइड्रोजन गैस पास होती है। कैटलिस्ट होते हैं, बीच बीच में कैटलिस्ट लगे रहते हैं जिससे कि इट हेल्प्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। मिथिलीन ब्लू पहले इंडिकेटर्स लगे रहते हैं। मिथिलीन ब्लू इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्लू कलर दिखता है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इट बिकम्स कलरलेस। सो इस तरीके से मिथिलीन ब्लू भी आपके इंडिकेटर्स बीच बीच में चले रहते हैं। तो ये एक तरीके का जार का है मेथड, नाम दिया है मैकल्टॉस एंड फिल जार, जिसमें हाइड्रोजन सप्लाई होगा, कैटलिस्ट होंगे, इंडिकेटर्स होंगे, और जो भी आपको कल्चर करवाना है पेट्री प्लेट्स में वो आप बीच में रख दो। तो इस तरीके से एक मेथड ये भी है। मेथड क्या है? इट इज ए वन टाइप ऑफ ए jar in which hydrogen is gas is there, catalysts are there, and indicators are there, by which you can see and visualize the environment present inside this jar. फिर one of the method is pyrogalol method, alkaline pyrogalol method, in which pyrogalol is placed above the culture media. तो pyrogalol is also a reducing agent, है ना। reducing agents क्या काम करते हैं कि ऑक्सीजन को आप कंज्यूम करके उसको एनवायरमेंट में नहीं रहने देते। इसके अलावा क्रोमियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड भी इस जार में रहता है। इसके अलावा गैस पैक्स होते हैं, कुछ गैस पैक्स होते हैं जिसमें सोडियम बोरोहाइड्रेट, कोबाल्ट क्लोराइड, सिट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब कुछ कुछ पैकेट्स कंटेनिंग पैलेट्स, इन सब की पैलेट्स होती हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम बोरोहाइड्रेट हो गया, कोबाल्ट क्लोराइड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। तो इन सब में से किसी भी एक चीज की पैलेट्स होंगी जो कि क्या करेंगी कि दे जनरेट हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन वाटर इज एडेड। जैसे ये वाटर ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसके कारण जो आपका इन्वायरमेंट है इट बिकम्स एनारोबिक और एरोबिक इन्वायरमेंट नहीं रहता। तो इस तरीके से गैस पैक मतलब ये CO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इन अगर ऑक्सीजन है तो वो आपकी रिप्लेस हो जाती है और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस वहां पूरे इन्वायरमेंट में फिल हो जाती है उस जार के अंदर। तो इस तरीके से कुछ गैस पैक अवेलेबल होते हैं कमर्शियली। क्रोमियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड ये भी एक तरीके का इन्वायरमेंट CO2 और H2O इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं। पायरोगोलल है, ये सब भी एक तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्या, जैसे कि आप थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ जो मीडियम बनाते हैं, इट इज मेड अप ऑफ थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ। ये जो थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ होता है इसमें हम पहले से ही कुछ इंडिकेटर्स डालते हैं। इंडिकेटर्स जैसे कि मिथिलीन ब्लू हो गया और रिसाजुरीन भी एक तरीके का इंडिकेटर है। अगर मीडियम में मिथिलीन ब्लू है तो ये कैसा कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तो अगर ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट में तो इट बिकम्स ब्लू, है ना। और जैसे ही ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो ये इट बिकम्स कलरलेस। तो ये मिथिलीन ब्लू इंडिकेटर्स और रिसाजुरीन जैसे इंडिकेटर्स पहले से थायोग्लाइकोलेट मीडियम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जब हम ये बनाते हैं मीडियम तो इस मीडियम में हम इंडिकेटर्स डाल के रखते हैं। तो इंडिकेटर्स डालने से क्या होगा कि जैसे ही अगर ऑक्सीजन आता है उस मीडियम के कांटेक्ट में तो मीडियम बिकम्स ब्लू अगर मिथिलीन ब्लू इंडिकेटर डाला है, और रिसाजुरीन डाला है तो रिसाजुरीन के कारण रिसाजुरीन पिंक कलर का होता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट बिकम्स पिंक, और जैसे ही अगर ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक इन्वायरमेंट है, तो इट बिकम्स कलरलेस। तो इस तरीके से थायोग्लाइकोलेट मीडियम बहुत यूज होता है एनारोबिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करने के लिए और एनारोबिक मीडियम में को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ भी होता है जिसको हम RCM कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें फैट फ्री मिंस्ड कुक्ड मीट ऑफ ऑक्स हार्ट, इन सब के डलते हैं। ये अलग अलग रिक्वायरमेंट है हर अलग अलग एनारोब्स के। तो इस तरीके से डिफरेंट मीडियम हम यूज
करते हैं, जिससे कि हमको पता चल जाता है कि वेदर द मीडियम इज एनारोबिक और एरोबिक। इसके अलावा मैं ये जो फ्लिज एनारोबिक जार बताया था, जिसमें क्या होता है कि मेटल जार होता है विथ लिड होता है, लिड हैज ए इनलेट फॉर द गैस एंड आउटलेट एंड 2 टर्मिनल्स। तो ये लिड में ही ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जिससे कि आप गैस को इन कर सको, आउट कर सको। एल्युमिनियम कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट कौन से होते हैं? जैसे कि एल्मुना पैलेट होता है कोटेड विथ पैलेडियम, है ना। ये सब लिड में ही लगे होते हैं बहुत सारी चीजें। जैसे कैटलिस्ट है तो वो लिड में ही उनका अरेंजमेंट रहता है। अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट या इंडिकेटर्स लगे हैं तो वो लिड में ही लगे रहते हैं, जिससे कि आपको इंडिकेट हो जाता है कि एनारोबिक इन्वायरमेंट है कि एरोबिक इन्वायरमेंट है। ये सब कैंडल जार, गैस पैक जार, ये सब डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। तो आपने देखे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स आपने पढ़ा। तो यहाँ पे एनारोबिक मीडियम बनाने के लिए, एनारोबिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करने के लिए जो एनारोब्स होते हैं वो कैसे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जो स्ट्रिक्ट एनारोब्स होते हैं वहाँ पे ऑल ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द मीडियम, और and for many organisms sample must be kept entirely anaerobic during the manipulation। आप कुछ भी कर रहे हो उन anaerobes के कारण के साथ, तो आपको ड्यूरिंग देयर हैंडलिंग आपको ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो मिथेजेनिक अर्चिया एक तरीके के एनारोब्स हैं, इनको क्या है कि आप जैसे ही अगर कुछ भी ऑक्सीजन का थोड़ा सा भी कांटेक्ट आया तो ये मर जाएंगे। तो अलग अलग एनारोब्स के बहुत ही स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे मिथेजेनिक अर्चिया फ्रॉम रूमेन एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट killed by even a brief exposure to oxygen. Medium usually boiled during the preparation and reducing agent added stored under the oxygen free atmosphere। तो जो भी मीडियम होता है उसको हम पहले बॉयल करते हैं। बॉयल करने से क्या होता है, वो मीडियम स्टराइल हो जाता है। स्टराइल होने के बाद हम रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, और जब तक कि वो मेथड हम अप्लाई करते हैं या ग्रो करवाते हैं किसी भी एनारोब्स को, तब तक हम ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करके रखेंगे। डिफरेंट टाइप्स के मीडिया यूज होते हैं, जैसे वैनकोमाइसिन ब्लड अगर है, लेक ब्लड अगर है, डिफरेंट मीडिया कंटेन ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, अमीनो एसिड, विटामिन के, कैनेमाइसिन। कुछ अमाउंट में हम एंटीबायोटिक्स भी डालते हैं जिससे कि दूसरे और अदर बैक्टीरियाज ग्रो नहीं हो। तो इस तरीके से डिफरेंट मीडियाज और सॉलिड मीडिया ब्रॉथ हम बनाते हैं जिससे कि हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, ठीक है। और मीडियाज आर चूजिंग अकॉर्डिंग टू अवर नीड। जैसा हमारा नीड होगा वैसा वैसा हमको मीडिया चूज करना पड़ेगा। डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे क्लॉस्ट्रिडियम स्पीसीज आपने देखा था, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल, बैक्टीरियाइड फ्रेजिल्स। इस तरीके से डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्ट्रिक्ट एनारोब्स होते हैं। ये आप देखोगे, आपको जब भी आप एनारोब्स का कल्चर करोगे तो आपको स्किल्ड रिक्वायर होती है जिससे कि आप अच्छे से उसको कर सकते हो। जो स्टीकिंग है वो आपको इस तरीके से करनी चाहिए। पहले आप इस तरीके से एक डायरेक्शन में करोगे, दूसरे डायरेक्शन में करोगे, फिर तीसरे डायरेक्शन में करोगे, और इसके रिजल्ट्स आप देखो। स्टीकिंग ऐसे किया है, उसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, इस तरीके से आएंगे। तो इस तरीके से प्योर कल्चर्स को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो कंटिन्यूसली स्टीकिंग करते हैं। ये स्टीकिंग करने के बाद आपने देखा है कि यहाँ पे जब आपका लूप में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहता है तो आपको कॉलोनीज अलग अलग देखने को नहीं मिलती है। पर जैसे जैसे आप उस लूप को स्ट्रीक करते जाओगे तो आपने लास्ट में देखा कि इस पोजीशन पे आपको अलग अलग कॉलोनीज फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके से स्ट्रीकिंग की जाती है, चाहे आप एनारोब्स की करो चाहे एरोबिक की करो। स्ट्रीकिंग पैटर्न यही होता है। पेट्री प्लेट्स में जब हम वर्क करते हैं तो इस तरीके से पैटर्न्स होते हैं, हम स्ट्रीकिंग कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको भी जो फर्स्ट स्लाइड में पिक्चर दिखाई थी कि इस तरीके से आपने खुद देखा होगा कि जब आजकल कोरोना टेस्ट हो रहा है तो कोरोना टेस्ट में भी लोग इसी तरीके से सैंपल लेते हैं, किसी का स्वैब लेते हैं तो पर्सन उस साइड रहता है
और जो स्वैब लेने वाले सैंपल विद द हेल्प ऑफ ग्लव्स अपने हैंड से उनका स्वैब लेते हैं, टच होते नहीं। तो इस तरीके से एनारोबिक में भी आप इस तरीके का रिक्वायरमेंट ग्लव्स की हेल्प से और स्ट्रिक्ट पूरा पैक करके आप यहाँ से आप देख सकते हो कि गैस की सप्लाई हो रही है। यहाँ पे जो भी चीजें आप उस चैम्बर के अंदर रखना है, तो ये पोर्ट है, ये एक तरीके का विंडो है जिससे कि आप अंदर रख सकते हो, बंद कर सकते हो। रोल ट्यूब मेथड आपने पढ़ा था, रोल ट्यूब मेथड में भी आपकी डिफरेंट रोल ट्यूब की हेल्प से और CO2 और हाइड्रोजन सप्लाई करके आप रोल ट्यूब मेथड से भी एनारोबिक का कल्चर करवा सकते हो। तो ये सब डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंट मीडिया और डिफरेंट कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एनारोब्स एंटीबायोटिक सेंसिटिव होते हैं, तो एंटीबायोटिक की हेल्प से भी आप देख सकते हो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होते हैं। और जो एनारोब्स हैं जो रेसिस्टेंस टू, जैसे पेनिसिलिन है, कुछ एनारोब्स हैं जैसे कि रेसिस्टेंस टू पेनिसिलिन और क्लिंडामाइसिन और दूसरी अदर एंटीबायोटिक से वो जब रेसिस्टेंस होते हैं, तो अगर हम मीडियम में अगर वो एंटीबायोटिक्स डालेंगे तो क्या होगा, जो रेसिस्टेंस है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंस है, मतलब उनको कुछ उससे फर्क नहीं पड़ रहा है एंटीबायोटिक से हेल्थ से, तो हम मीडियम को इस तरीके से सिलेक्टिव बना सकते हैं जिसमें आपके सिर्फ एनारोब्स ग्रो होंगे, जिस टाइप का एनारोब्स आप ग्रो करवाने वाले हो और इट इज रेसिस्टेंस टू पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, तो वही एंटीबायोटिक हम उस मीडियम में डालेंगे। तो क्या होगा कि बस उन्हीं एनारोब्स की ग्रोथ होगी, बाकी दूसरे एनारोब्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से हम मीडियम सिलेक्टिव एनारोब्स को भी ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम antibiotics. So there are different methods by which you can grow a particular anaerobes. पर यहाँ पे आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना पड़ता है, गैस का रिक्वायरमेंट देना पड़ता है, ऑक्सीजन को डिप्लीट करवाना पड़ता है, हटाना पड़ता है, और आप आराम से क्या कर सकते हो, एनारोब्स को कल्चर कर सकते हो। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में आप लोग को जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो।